गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी विद्यार्थी आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं उनके लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, शब्द रचना। हम सबसे पहले समझते हैं कि यह शब्द रचना में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। तो शब्द रचना में खुद शब्द भी सम्मिलित होता है और शब्द के अंतर्गत उपसर्ग भी सम्मिलित होता है, प्रत्यय भी सम्मिलित होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि शब्द क्या होता है। शब्द के बारे में तो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह शब्द कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी शब्द है वैसे नहीं बन जाता, उसमें जो वह शब्द बनते हैं वह वर्णों के या अक्षरों के मेल से ही बनते हैं, लेकिन एक अर्थवान होना चाहिए। यानी एक किसी भी शब्द में उसका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए, तभी वह क्या है, शब्द कहला सकता है। तो वही है कि शब्द का परिभाषा कि वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण है शब्द का, जैसे परिकल्पना, परिकल्पना है, अभ्युदय है, सहपाठी, उपकार, अनुकरण, उपवन, अध्यादेश आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे परिकल्पना शब्द अपनी परिकल्पना सोचने, समझने, चिंतन करने से संबंधित है। अभ्युदय माने होता है किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का एक उदय होना, एक नया सृष्टि की रचना होना, एक नई आकार आकृति वाली वस्तु का निर्माण होना। सहपाठी का मतलब होता है कि जैसे जो जितने भी विद्यार्थी एक साथ समूह में पढ़ते हैं, जिस कक्षा कक्ष में पढ़ते हैं, उनके सभी विद्यार्थी सहपाठी कहलाते हैं। उपकार में होता है सहयोग करना, दया दिखाना, यह सब उपकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अनुकरण भी है, उपवन भी है, अध्यादेश है आदि है। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग, उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित है। यानी जो उपसर्ग, यह जो शब्द है वह उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित हुआ है, यानी बना है, जिसमें उप शब्द, उप शब्द का अर्थ होता है समीप, निकट अथवा पास, तथा सर्ग, सर्ग शब्द का अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। अर्थात कहा जा सकता है कि उपसर्ग की सहायता से ही हम एक नवीन शब्द की रचना करते हैं जिसमें कुछ विशेष गुण निहित होते हैं। अर्थात इसका परिभाषा है वे वर्ण या वर्ण समूह, वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी यदि अक्षर है, वर्ण है, लेटर है, वह यदि किसी शब्द समूह के पहले यदि जुड़ जाता है, यानी उसके साथ संयोग कर लेता है, तो जो नया शब्द बनता है वह उपसर्ग होता है। और हमेशा जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द से पहले जुड़ता है। वह एक अक्षर होता है, वह अक्षर किसी शब्द समूह से पहले जुड़ जाता है तो वह उपसर्ग बन जाता है। और उपसर्ग बनने के बाद वह एक नवीन अर्थ को प्रकट करता है। वह अर्थ एक भी हो सकता है या अनेक भी हो सकते हैं। तो पुनः देखते हैं, अर्थात वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है हार के पहले प्रवर्ण लग जाए तो प्रहार शब्द बन जाता है। यानी जो यह हार शब्द है इसके पहले एक उपसर्ग प्र लगा दिया जाए तो एक नया शब्द प्रहार बन जाएगा, जिसका एक अलग अर्थ होगा। प्रहार माने होता है आघात करना, चोट पहुंचाना होता है। अब आगे देखते हैं कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं।
उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? तो उपसर्ग जो होता है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो उपसर्ग है वह है संस्कृत के उपसर्ग। पहला जो उपसर्ग होता है संस्कृत का उपसर्ग होता है। दूसरा जो उपसर्ग होता है वह हिंदी का उपसर्ग होता है। तीसरा जो उपसर्ग होता है वह आगत उपसर्ग होता है। तो अब समझते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग क्या है। तो वे उपसर्ग जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं तथा जिनका प्रयोग हम तत्सम शब्दों के रूप में करते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हैं वह हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, और हिंदी में जिस प्रकार हम तत्भव तत्सम पढ़ते हैं वहाँ पे जो तत्सम शब्द होता है वह संस्कृत का उपसर्ग ही होता है। संस्कृत के उपसर्ग 22 माने गए हैं। पुनः देखते हैं, वे उपसर्ग जो मूल रूप से संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं तथा जिनका प्रयोग हम तत्सम शब्दों के रूप में करते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। यह जो संस्कृत के उपसर्ग हैं 22 माने गए हैं। पुनः आगे देखते हैं, पुनः आगे है हिंदी के उपसर्ग। आगे क्या है? हिंदी के उपसर्ग। तो वे उपसर्ग जो मूलतः संस्कृत से विकसित हुए हैं, जिनका प्रयोग हम तत्भव शब्दों के पूर्व करते हैं, हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है, हिंदी के उपसर्ग की जो संख्या है 10 मानी गई है। तो हम पुनः समझते हैं हिंदी के उपसर्ग। वे उपसर्ग जो मूलतः संस्कृत से ही विकसित हुए हैं, जिनका प्रयोग हम तद्भव शब्दों के पूर्व करते हैं, हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी जो संख्या मानी गई है वह संख्या 10 है। अगला पढ़ते हैं आगत उपसर्ग। अगला क्या पढ़ते हैं? आगत उपसर्ग क्या है? तो वे उपसर्ग जो मूलतः विदेशी भाषाओं से, वे उपसर्ग जो मूलतः विदेशी भाषाओं से विकसित हुए हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वे उपसर्ग जो मूलतः विदेशी भाषाओं से विकसित हुए हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। यानी वे सभी उपसर्ग जो दूसरे देशों से, जैसे मान सकते हैं कि कुछ ब्रिटेन से आया है, तो कुछ अमेरिका से आया है, कुछ सऊदी अरबिया से आया है, कुछ जर्मनी भाषा है, कुछ जापानी भाषा है, कुछ चाइनीज भाषा है, कुछ फ्रांसीसी भाषा है, कुछ पुर्तगाली भाषा है, कुछ कजाकिस्तानी भाषा है, कुछ नेपाली भाषा है, कुछ बांग्लादेशी भाषा है। जितने भी यह भाषाएं हैं जिनका हम प्रयोग अपने हिंदी में करते हैं और वे एक अलग अर्थ रखते हैं, आगत उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कृत के कुछ उपसर्ग तथा उनका अर्थ। संस्कृत के कुछ उपसर्ग तथा उनका अर्थ देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, उपसर्ग है संस्कृत का अधि। तो अधि का अर्थ होता है प्रधान या ऊपर। संस्कृत का उपसर्ग क्या है? अधि है पहला, जिसका अर्थ होता है प्रधान या ऊपर, और जिसका नवीन शब्द बनता है, यानी अधि लगा देने से जब किसी शब्द में ये जुड़ जाता है तो एक नया शब्द बन जाता है, एक नया अर्थयुक्त शब्द का निर्माण करता है। जैसे है कि अधिकार, अधिकरण, अधिपति, अधिग्रहण, जो अधि उपसर्ग से क्या है? मिलने से बना है, और हमेशा यह उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अधि यहाँ पे जुटा है, अधि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अधि है, यहाँ पे अधि, यानी हमेशा जो अधि होता है पहले जुटता है, और जो प्रत्यय होता है वह किसी भी शब्द के अंत में जुटता है। दूसरा एक शब्द है अनु। तो अनु का अर्थ जो होता है प्रत्येक होता है, पीछे होता है, या समान या क्रम होता है।
इससे जो नवीन शब्द बना है वह है अनुकरण, अनुरूप, अनुभव, अनुचर। यानी जो अनु उपसर्ग है इसका अर्थ होता है प्रत्येक, हो सकता है पीछे भी, समान भी, क्रम में भी। जिसका हम नवीन शब्द देखते हैं जो जिनके जुड़ने से बना है, अनुकरण है, अनुरूप है, अनुभव है, अनुचर है। पुनः आगे देखते हैं, पुनः आगे है उप के रूप में। पुनः आगे क्या है आपका, उप के रूप में है। तो उप का देखते हैं। उप का क्या होता है, अर्थ होता है समान या निकट। उप का होता है समान या निकट। और उप, इसका नवीन शब्द जो होगा वह होगा उपनाम, उपवन, उपकार, उपदेश, उपयोग। यानी यह जो उपसर्ग है संस्कृत शब्द का उप, इसका अर्थ होता है समान या निकट। जिसका नवीन शब्द होगा उपनाम, उपवन, उपकार, उपदेश और उपयोग। पुनः आगे देखते हैं हिंदी के कुछ उपसर्ग। पुनः आगे कुछ देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो आप देखिए हिंदी के उपसर्ग में क्या क्या है। हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी के उपसर्ग में है पहला अ है। क्या है, अ, जिसका अर्थ होता है निषेध या विरोध। जो अ शब्द है उपसर्ग हिंदी का, इसका अर्थ है निषेध या विरोध। और जिससे जो नया शब्द बना है अ के जुड़ने से, अ उपसर्ग जुड़ने से जो नया शब्द बना है वह अविश्वास है, अदृश्य है, अलिखित है, अनाथ है। यानी यह हमेशा एक निषेध या विरोध शब्द का निर्माण करता है। जो अ उपसर्ग है हमेशा ऐसे शब्दों का निर्माण करेगा जिसमें निषेध की बात की जाएगी, विरोध की बात की जाएगी। जैसे कि आप दिखाया गया है अविश्वास शब्द है, वैसे लग रहा है कि क्या है, निषेध है, विरोधी है। अदृश्य शब्द है, अलिखित शब्द है, अनाथ शब्द है। वैसे यहाँ पे हिंदी का एक दूसरा उपसर्ग है अन। तो अन का जो अर्थ होता है हमेशा अभाव होता है या निषेध होता है। जैसे यहाँ पे है अनादि है, अनर्थ है और अनंत है या अनुपस्थित है, अनुपस्थित। तो यह अन से बना हुआ शब्द है। उसी प्रकार शु से बना हुआ शब्द हिंदी का जो उपसर्ग है शु, शु से जो बना हुआ शब्द है वह है अधिक, जिसका अर्थ होता है अधिक, अच्छा, कामा सहज। यानी जो हिंदी का उपसर्ग शु है इसका अर्थ होता है अधिक भी हो सकता है, अच्छा भी और सहज भी हो सकता है। जिनसे बना हुआ नया जो शब्द होगा वह होगा सुरक्षा, सुजान, सुदूर, स्वागत, सुलभ और सुगम। अब आगे देखते हैं कि आगत, आगत उपसर्ग, यानी आगत उपसर्ग। अगला है आपका आगत उपसर्ग। तो क्या है, आगत उपसर्ग में पहला जो उपसर्ग है आगत का वह सर है। तो सर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। सर का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या मुख्य होता है। जिसमें नवीन शब्द जो बना है सर उपसर्ग लगने से वह है सरताज हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, सरकार हो जाएगा, सरदार हो जाएगा और सरजमी हो जाएगा। यानी जो आगत उपसर्ग है सर, इस सर उपसर्ग से मिलने से जो नवीन शब्द बनेगा वह सरताज होगा, सरपंच होगा, सरकार होगा, सरदार होगा और सरजमी होगा। जिस इस सर उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ या मुख्य। दूसरा शब्द है बद। जो बद शब्द है इसका अर्थ होता है बुरा। जैसे बदमाश, बेपनाह, बेकसूर, बेशर्म, ये जितने भी शब्द हैं यह बद आगत उपसर्ग के मिलने से बने हैं। एक अगला उपसर्ग है आगत उपसर्ग है ना। जो ना है इसका अर्थ होता है अभाव या कम। जैसे इसका एक नवीन शब्द होगा, जैसे नवीन शब्द है ना उपसर्ग के मिलने से जो बना नवीन शब्द है नापसंद, नादान, नालायक, नासमझ है। वैसे वाइस शब्द है, वाइस जो क्या है यह आगत उपसर्ग है। इसके मिलने से जो शब्द बना है वह है सहायक। नवीन शब्द है, नहीं सॉरी, वाइस जो उपसर्ग है इसका जो अर्थ होता है वो उसका अर्थ होता है सहायक। और इस वाइस आगत उपसर्ग से मिलके जो बनने वाला नवीन शब्द है वह है वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ भी हो सकता है। वैसे एक नया आगत उपसर्ग है हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। जिससे हर के, हर आगत उपसर्ग से मिलने वाला जो शब्द बना है वह है
हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। जय हिंद। और आगे मैं कल बताऊंगा आपको प्रत्यय के बारे में, तो इसलिए आप वीडियो से जुड़े रहिएगा। जय हिंद।